हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज है 13 अगस्त और आज की इस वीडियो में हम 13 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम रिविज़न कर लेते हैं। लहासा गोंगर हवाई अड्डा, जो कि हाल ही में चर्चे में था, ये चाइना में स्थित है। और हाल ही में जो यूटी है लद्दाख, यहाँ इनर लाइन परमिट को ये समाप्त कर दिया गया है भारतीय नागरिकों के लिए। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ष 2021 को शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला सोशल मीडिया ऐप ये बन गया है टिकटॉक। इसने फेसबुक को पीछे छोड़ दिया है। इसमें तीसरे स्थान पर रहा है इंस्टाग्राम, चौथे स्थान पर रहा है पहले स्थान पर टिकटॉक, दूसरे स्थान पर फेसबुक, तीसरे स्थान पर व्हाट्सएप, चौथे स्थान पर इंस्टाग्राम और पांचवें स्थान पर रहा है फेसबुक मैसेंजर। किस पश्चिमी अफ्रीकी देश में मारबर्ग रोग के पहले मामले की पुष्टि की गई है? तो जो पश्चिमी अफ्रीकी देश है गिनी, यहाँ मारबर्ग रोग जो कि चमगादड़ के कारण फैलता है, लगभग ये इबोला जैसा ही है। यहाँ गिनी में इस वायरस की, आप कह सकते हैं, इस रोग की पुष्टि की गई है पहली बार। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भारत को किस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 11,000 करोड़ रुपए की पहल की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए। आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि हाल ही के दिनों में ये देखा गया है कि जो खाने के तेल हैं, इनकी कीमतों में लगातार तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जो तेल का पैकेट 60 से 70 रुपये में आता था, वही तेल का पैकेट अब मार्केट में 130 रुपये से 140 रुपये पर पैकेट ये बिक रहा है। तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, क्योंकि देखिए भारत की जितनी आबादी है, मतलब कि भारत में खाद्य तेल की जितनी ज़रूरत है, इसका लगभग 40 से 50% ही उत्पादन ये भारत में हो पाता है, जबकि जो मोस्टली तेल का आयात है ये दूसरी कंट्रीज से किया जाता है। साथ ही मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि भारत जो पाम ऑयल है ये मलेशिया और इंडोनेशिया 2 कंट्रीज से मंगाता था। लेकिन ये बात भी है कि जो भारतीय होते हैं, खाने के शौकीन होते हैं, खासकर यदि कोई फेस्टिवल पड़ जाए तो भर भर के सभी घरों में तेल के प्रोडक्ट्स बनते हैं। फिर कहाँ का गया डाइट और फाइट, भर भर के लोग ऑयली चीज़ खाते भी हैं और शौकीन भी हैं। ऐसे में देखा गया है कि जो अदर कंट्रीज़ हैं जो कि भारत को तेल ये निर्यात करती थी, उन कंट्रीज़ ने तेल के दामों में बढ़ोतरी कर दी। और यदि आप लोगों को याद होगा तो देखिए, भारत सबसे ज़्यादा पाम ऑयल ये कहाँ से मंगवाता था? इंडोनेशिया से। लेकिन इंडोनेशिया ने भी इसमें बढ़ोतरी की इसके दामों में। तो ऐसे में जो मलेशिया है, मलेशिया इंडोनेशिया को पीछे छोड़ते हुए भारत का सबसे बड़ा क्रूड पाम ऑयल का निर्यातक बना था। ये हाल ही की न्यूज़ है, जून के करंट अफेयर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था। तो लगातार बढ़ते तेल की कीमतों को देखते हुए हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम नामक योजना, इसकी शुरुआत की है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जैसे कि भारत अन्य क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बना है, जैसे कि गेहूं हो गया, चावल हो गया, चीनी, इन सभी मामलों में भारत आत्मनिर्भर बन गया है। लेकिन यदि देखा जाए तो जो खाद्य तेल है, इसका भी भर भर के अन्य कंट्रीज से आयात किया जाता है। इस मामले में भारत आत्मनिर्भर नहीं बन पाया है। इसी पर्पज़ से इस पहल की शुरुआत की गई है, ताकि जो किसान हैं इनकी आय को भी बढ़ावा मिल सके। और सरकार ये भी चाहेगी कि ये जो मिशन लाया जा रहा है, इसके तहत जो किसान हैं इन्हें गुणवत्ता वाले बीज ये मिल सके, साथ ही नई टेक्नोलॉजी इन्हें मिल सके, ताकि जो ताड़ का तेल है इसका उत्पादन भारत में, इसमें बढ़ोतरी हो। जितनी ज़रूरत है इतना उत्पादन भारत में हो सके और अन्य कंट्रीज़ के ऊपर जो भारत डिपेंड है ऑयल के लिए, इसकी निर्भरता कम हो। और जब निर्भरता कम होगी, भारत में ही इसका उत्पादन हो सकेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके दामों में कटौती या इसके दामों में कमी देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने दुनिया का सबसे ऊंचा एटीसी टावर का निर्माण कहाँ किया है? तो इसका निर्माण किया गया लद्दाख में, जो कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये है एटीसी टावर। इसके ऊपर लगा हुआ ये आप देख पा रहे हैं, ये है राडार। ये क्या करता है? तो देखिए, हवा में उड़ रहा जो विमान है, राडार ये पता करता है कि ये जो विमान है या जहाज, इसकी ऊंचाई कितनी है, यानी कि कितनी ऊंचाई पर ये उड़ रहा है, इसकी स्पीड क्या है, किस देश का ये विमान है। आप कह सकते हैं इसका ये जो टोटल कंट्रोल है, इसी के लिए एटीसी टावर ये बनाया जाता है। तो ये जो दुनिया का सबसे ऊंचा एटीसी टावर है, जो कि पूर्वी लद्दाख में चल रहे फिक्स्ड विंग विमानों और हेलीकॉप्टरों के संचालन को कंट्रोल करेगा, इसी का निर्माण किया गया है लद्दाख में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 1932 में की गई,
हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और वायुसेना दिवस ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रेजेंट टाइम में इसके जो अध्यक्ष हैं ये है RKS भदौरिया। यदि हम बात करें लद्दाख की तो इसे भी आप करंट से रिलेट कर सकते हैं। भारत का पहला 100% वैक्सीनेशन वाला UT ये लद्दाख ही बना है। इसके अलावा दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित मोटर वाहन सड़क यानी कि वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण ये लद्दाख में ही किया गया है 19,300 फुट की ऊंचाई पर। किसके द्वारा? BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस हवाई अड्डे को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? तो ये मिला है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, जो कि कतर में स्थित है। हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट किसके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई है? स्काई ट्रैक्स के द्वारा। स्काई ट्रैक्स जिसका मुख्यालय लंदन में स्थित है, इसके द्वारा सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा ये तो रहा है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जबकि इसमें दूसरे स्थान पर रहा है टोक्यो हैनेडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि जापान में है, और तीसरे स्थान पर चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि सिंगापुर में स्थित है। यही टॉप 3 रहे हैं। एयरपोर्ट की हम बात करें तो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडियन करेंसी को एक्सेप्ट करने वाला ये दुनिया का पहला एयरपोर्ट बना था। यदि हम बात करें कैंप घोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तो देखिए इसी स्काई ट्रैक्स के द्वारा 2020 में एशिया का सर्वश्रेष्ठ आप कह सकते हैं हवाई अड्डा ये केरल का कैंप घोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही बना था, यानी कि भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि नई दिल्ली में स्थित है, आप कह सकते हैं कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन करने वाला ये भारत का पहला एयरपोर्ट बना था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश की नेवी के बीच अल मुहैद अल हिंदी 2021 एक्सरसाइज का आयोजन किया जाएगा? तो भारत और जो सऊदी अरब की नेवी है इन दोनों के ही बीच में इस एक्सरसाइज का आयोजन किया जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि इस समय देखा गया है कि बहुत सारी कंट्रीज़ या भारत की जिन कंट्रीज़ के साथ एक्सरसाइज होती है ये होने भी लगी है। लास्ट ईयर कोरोना के कारण ये सारी चीज़ें पोस्टपोन की जा रही थी। आप कह सकते हैं कि इन एक्सरसाइज से दोनों देशों के बीच में जो संबंध है ये मजबूत होंगे और इसी के तहत इसकी शुरुआत की जानी है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें सऊदी अरब की तो इसकी कैपिटल है रियाद, करेंसी है रियल। इसे यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में इसने महिलाओं को यानी कि पहली बार यहाँ महिलाओं को सशस्त्र बल में शामिल किया गया है। साथ ही हज की यात्रा पर जाने वाली महिलाओं के लिए अब पुरुष अभिभावक की जो ज़रूरत थी ये समाप्त कर दी गई है, यानी कि महिलाएं यहाँ अकेले अब हज की यात्रा पर जा सकेंगी। एक्सरसाइज की बात की जा रही है तो भारत चाइना के बीच हैंड इन हैंड एक्सरसाइज होती है। भारत रशिया के बीच में इंदिरा और एविया इंदिरा एक्सरसाइज होती है, जबकि ओमान और भारत के बीच नसीम अल बहर इस एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है। ये भी एक नई एक्सरसाइज है। अगला क्वेश्चन है, फाइड वर्ल्ड कप 2021 के विजेता कौन बने हैं? तो 2021 का ये जो फाइड कप रहा है इसके विजेता रहे हैं यान डूडा, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। यान डूडा ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं पोलैंड से। इन्होंने फाइनल में रशिया के सेरेगी कार्याकिन को हरा करके ये खिताब अपने नाम कर लिया है। सबसे पहले यदि हम बात करें फाइड की तो इसकी फुल फॉर्म बनती है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। स्थापना 1924 में हुई। हेडक्वार्टर लॉजन स्विट्जरलैंड में स्थित है। अध्यक्ष आर्कडी डवोरकोविच। अब यदि हम अदर ऑप्शन की बात करें जो कि शतरंज खिलाड़ी से ही रिलेटेड है, मैग्नस कार्लसन नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। देखिए वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप जो 2019 की थी इसमें मेंस कैटेगरी में ये अवार्ड जीता था मैग्नस कार्लसन ने, नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। जबकि फीमेल कैटेगरी में ये अवार्ड जीता था भारत की कोनेरू हम्पी ने। अभिमन्यु मिश्रा इनका नाम अभी चर्चे में था। हाल ही में ये दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। भारतीय मूल के हैं, अमेरिका से बिलोंग करते हैं। लगभग 12 साल इनकी उम्र है। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए आरबीआई ने किस ओलंपिक विजेता खिलाड़ी को चुना है? तो भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, इन्हें चुना गया है आरबीआई के द्वारा। किसके लिए? तो देखिए मोस्टली लोग बैंकिंग में धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हैं। इसके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए एक तरह का ये जागरूकता अभियान है जिसके लिए चुना गया है नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा जिन्होंने अभी जो टोक्यो ओलंपिक चल रहे थे इसमें भारत को इन्होंने एकमात्र गोल्ड दिलाया है। हरियाणा से ये बिलोंग करते हैं और इसी के लिए भी हाल ही में सरकार के द्वारा यानी कि जो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है इसके द्वारा 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है इन्हीं के सम्मान में। अदर ऑप्शन की यदि हम बात करें तो पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है?
कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल। BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में गोल्ड लाने वाली ये पहली भारतीय भी है। इसके अलावा ऐसे ही आप कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का एक अभियान था, यानी कि करप्शन के खिलाफ आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जो एंटी करप्शन मूवमेंट चला रही थी, इसके लिए अम्बेसडर के रूप में PV सिंधु की नियुक्ति की गई थी। वंदना कटारिया, इन्होंने अभी हैट्रिक ली थी हॉकी में, जिसके बाद से इन्हें उत्तराखंड का ब्रांड अम्बेसडर नियुक्त किया गया है। मीराबाई चानू, ये सिल्वर मेडल लाई थी अभी टोक्यो ओलंपिक में, जिसके बाद इन्हें मणिपुर गवर्नमेंट के द्वारा 1 करोड़ रुपए का चेक दिया गया और पुलिस अधीक्षक यानी कि खेल के पुलिस अधीक्षक के रूप में भी इनकी नियुक्ति की गई है। अगला क्वेश्चन है, SCO यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के न्याय मंत्रियों की ये जो 8वीं बैठक थी, इसमें भारत को किसने रिप्रेजेंट किया है? तो भारत की तरफ से हिस्सा लिया है किरण रिजिजू जी ने। SCO आप जानते ही हैं, इसकी अध्यक्षता इस बार किसके पास है? ताजिकिस्तान के पास। और ताजिकिस्तान के जो न्याय मंत्री हैं MK आशुरियोन, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की है, जिसमें कि भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किरण रिजिजू जी। इसका मेन पर्पस है कि सभी के लिए सस्ती और आसान न्याय ये पहुंचाई जा सके, इसके लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं, ये डिस्कशन किया गया है SCO में। SCO की यदि हम बात करें, 2001 में इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में स्थित है। इसके सेक्रेटरी जनरल प्रेजेंट टाइम में है व्लादिमीर नोरोव। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मोहम्मद मोखबर किस देश के पहले उपराष्ट्रपति बने हैं? तो ये भी हाल ही में ईरान के पहले उपराष्ट्रपति बन गए हैं। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि ईरान के नए राष्ट्रपति ये बने थे इब्राहिम राइसी, और अब उपराष्ट्रपति भी बन गए हैं। नाम है मोहम्मद मोखबर। ईरान की यदि हम बात करें तो इसकी कैपिटल है तेहरान, करेंसी है तोमान। हाल ही में ईरान ने अपना सबसे सुपर फास्ट आप कह सकते हैं सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर ये विकसित किया है, और इसका क्या नाम था? सिरमुर्ग। इसके अलावा ईरान नेवी का जो सबसे बड़ा जहाज़ था खर्ग, ये भी हाल ही में ओमान की खाड़ी में डूब गया था। ईरान से ही रिलेटेड एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है फरजाद बी गैस फील्ड, जिससे हाल ही के दिनों में भारत को बाहर कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? तो ये तो मैंने आप लोगों को 2 दिन पहले बता दिया था कि 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि जो नेशनल यूथ डे है ये हम मनाते हैं 12 जनवरी को। इसकी थीम मैं आप लोगों को नहीं बता पाई थी, इसलिए मैंने क्वेश्चन ऐड किया है। इस बार की थीम थी ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ, ये थी इसकी थीम। और इस दिन को मनाए जाने की जो शुरुआत है ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा 1999 में की गई थी, और पहला ये जो दिवस है ये वर्ष 2000 को मनाया गया था। तो आज यानी कि जो कल था 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे ये तो था ही, साथ ही हाथी संरक्षण दिवस या आप कह सकते हैं विश्व हाथी दिवस, ये भी 12 अगस्त को ही मनाया जाता है। 2012 से ये मनाया जा रहा है। हाथियों के संरक्षण के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किसके नाम पर IT क्षेत्र में सालाना पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो IT क्षेत्र में अब राजीव गांधी जी के नाम पर सालाना पुरस्कार वितरित करेगी महाराष्ट्र गवर्नमेंट। महाराष्ट्र में यदि आप देखें तो उद्धव ठाकरे की सरकार है, और उद्धव ठाकरे ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं आप लोगों को मालूम ही है, शिवसेना से। और इन्होंने ये जो अवार्ड देने की घोषणा की है किसके नाम पर की है? राजीव गांधी जी के नाम पर। कांग्रेस से थे ये, और ये भारत के पूर्व प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। इन्हीं के नाम पर एक अवार्ड था, भारत का सर्वोच्च खेल रत्न अवार्ड, जिसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। इसका नाम बदल करके हाल ही में मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर रखा गया है। लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार ने जो प्रौद्योगिकी क्षेत्र है इसका IT क्षेत्र, इसमें जो लोग अच्छा काम करेंगे उन्हें राजीव गांधी जी के नाम पर श्रद्धांजलि के रूप में पुरस्कार वितरित करेगी। और 20 अगस्त को राजीव गांधी जी की स्मृति में राजीव गांधी जयंती या आप कह सकते हैं सद्भावना दिवस ये भी मनाया जाता है। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश था। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई-नगर मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।